उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने सोशल इंजीनियरिंग का नया दांव चला। इस बार योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ, उसमें उन मंत्रियों को जगह दी गई जो चुनावी समीकरणों के हिसाब से फिट बैठते हैं। जो वोटर्स बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं, उन्हें साधने के लिए इलेक्शन से कुछ महीने पहले योगी 2.0 के मंत्रियों की संख्या बढ़ा दी गई। योगी आदित्यनाथ का नया प्लान अखिलेश यादव के पीडीए की काट बताया जा रहा है। लेकिन क्या 2027 के अग्निपथ में अखिलेश के पास कोई विकल्प अभी बचा है या नहीं बचा है? यूपी के पॉलिटिक्स को डिटेल से समझाने वाली ये हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं मनोज कुमार पांडे। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं कैलाश सिंह राजपूत। मैं सुरेंद्र दिलेर। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की तस्वीरें सपा मुखिया अखिलेश यादव की धुक-धुकी बढ़ा रही हैं। 2027 के लिए उनके समीकरण को पूरी तरह चिढ़ा रही है, सभी प्रकार के लोगों, क्योंकि 6 नए विधायकों की मंत्री पद के तौर पर ताजपोशी और 2 मंत्रियों का प्रमोशन सिर्फ जाति के हिसाब से नहीं किया गया है, बल्कि उन सीटों को भी साधने की कोशिश की गई है जहां बीजेपी के लिए सिचुएशन टफ है या फिर कमजोर है। नए चेहरे के तौर पर एक ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 2 दलित विधायकों को जगह मिली है। प्रमोशन पाने वाले दोनों मंत्री ओबीसी समुदाय से आते हैं। शपथ लेने के बाद सीएम योगी के नए मंत्रियों ने इसी हिसाब से अपने इरादे भी जाहिर कर दिए। समाजवादी पार्टी लगभग समाजवादी पार्टी की ओर आगे बढ़ रही है और पूरी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग संगठित होकर 300 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में लेकर आए। जो जिम्मेदारी पार्टी ने और सरकार में हमें दी है, उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे। पूरी मेहनत से, निष्ठा से उन रास्तों पर आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता के काम करेंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी और जो संगठन के लोग मुझे दायित्व देंगे, उसको सरच्छे निर्वहन करेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है और जो जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, मोदी जी ने, योगी जी ने दी है, उसको अच्छे से निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा। पूरा संगठन और सेवा का जो भाव है उसको पूरा किया जाएगा और सरकार को के द्वारा जो भी योजनाएं लागू किया जाएगा उसको उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, अच्छा से अच्छा बनाने के काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ के पास उत्तर प्रदेश में अब 60 मंत्रियों की भारी भरकम टीम है, जबकि अखिलेश यादव के पास पीडीए का फॉर्मूला। सवाल है कि बीजेपी नेता जिस तरह अखिलेश के लिए 2027 से भी बहुत आगे 2047 तक दरवाजे बंद बता रहे हैं, क्या वो उस पर खरे उतरते हुए यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने में मदद करेंगे? भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े जाट नेता हैं। बीजेपी संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है। योगी सरकार में पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा भी संभाल चुके हैं। मैं भूपेंद्र सिंह। बीजेपी को लगता है कि भूपेंद्र चौधरी का अनुभव जाटों की उस नाराजगी को दूर करने में मदद कर सकता है जो किसान आंदोलन और फिर कृषि कानून के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में नजर आई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी जो आदेश करेंगे अक्षर से पालन करेंगे और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जो विकास यात्रा है, उसकी विकास यात्रा की विकास गाथा लिखने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। मैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर। जाटों के अलावा गुर्जर समुदाय की गिले शिकवों को दूर करने के लिए सोमेंद्र तोमर का प्रमोशन किया गया। सोमेंद्र तोमर पहले राज्य मंत्री थे, अब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा मिल गया है। मेरठ से ताल्लुक रखने वाले सोमेंद्र को गुर्जर समुदाय का मजबूत चेहरा माना जाता है। छात्र राजनीति से लेकर पार्टी संगठन में लंबी पारी खेलने वाले सोमेंद्र पश्चिमी यूपी के जाटलैंड में बीजेपी के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। पश्चिमी यूपी में जाटों की संख्या 17% के आसपास है, जो कि विधानसभा की 40 से ज्यादा सीटों पर असर रखते हैं। वैसे तो जयंत चौधरी के तौर पर आरएलडी भी गठबंधन में है, मगर योगी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। खासकर अखिलेश यादव ने जिस तरह से पीडीए में जाट और गुर्जरों को जोड़ने की मुहिम चला रखी है, उसके बाद बीजेपी अलर्ट मोड में है। मैं कैलाश सिंह राजपूत।
पश्चिमी यूपी में अपने किले को मजबूत करने के लिए योगी ने अपने मंत्रिमंडल में कैलाश राजपूत को लिया है। कैलाश राजपूत लोधी समाज से आते हैं। उनकी पहचान बीजेपी के ओबीसी नेता के तौर पर है। कन्नौज के तिरवा विधानसभा सीट से विधायक हैं। कैलाश राजपूत के जरिए योगी का प्लान एक पंथ दो काज वाला है। पहला ये कि राजपूत भी सज जाएं और अखिलेश के गढ़ में मैसेज दिया जाए कि लोकसभा चुनाव भले ही हार गए मगर विधानसभा में बीजेपी ही धुरंधर साबित होगी। यादव समाज का कन्नौज लोकसभा में जब गढ़ रहा था जब भरतना इसमें शामिल था। भरतना में 1 लाख से ज्यादा यादव वोट था। अब वो भरतना चला गया इटावा लोकसभा में। अब वो कन्नौज विधानसभा में नहीं, उसके बदले कानपुर देहात का रसूलाबाद विधानसभा जुड़ गया है। अब सबसे ज्यादा कन्नौज लोकसभा में लोधी राजपूत समाज का ही वोट है, जिस समाज से मैं आता हूँ, 1 नंबर का। अब गढ़ नहीं है। मैं मनोज कुमार पांडे। समाजवादी पार्टी से बगावत कर बीजेपी का दामन थामने वाले मनोज पांडे को मंत्री बनाया जाना योगी की खास स्ट्रेटजी का हिस्सा है और इस पर विरोधी भी स्टडी कर रहे हैं। मनोज पांडे के जरिए ब्राह्मणों की नाराजगी दूर हो सकेगी, बीजेपी की ऐसी उम्मीद है। रायबरेली में बीजेपी को मजबूत किया जा सकेगा, इस सोच के साथ उन्हें मंत्री पद दिया गया है। अवध इलाके में बीजेपी के जनाधार को फिर से बढ़ाया जाएगा, ये भी प्लान है। मनोज पांडे के बारे में कहते हैं कि कई ब्राह्मण नेताओं में उनकी अच्छी खासी पूछ परख है, इसलिए बीजेपी उन्हें मंत्री बनाने को बड़े फायदे के तौर पर देख रही है। जब पूरा देश का जनादेश आज भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्र और सनातन का जो स्तंभ है, जो उनको आगे लेकर के चल रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जनादेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा हो, तो कई बार की लगातार हार से पराजित समाजवादी पार्टी इस तरीके के सवाल उठाते हैं। मैं सुरेंद्र दिलेर। योगी की टीम में सबसे युवा मंत्री के तौर पर अलीगढ़ के खैर से विधायक सुरेंद्र दिलेर ने एंट्री ली है। उम्र 31 साल है मगर टारगेट बहुत बड़ा। दादा और पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के अलावा उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। उनके जरिए बीजेपी ने एससी वोटरों को खास संदेश दिया है। मैं कृष्णा पासवान। यूपी के करीब 21% दलित मतदाताओं को अपने पाले में बनाए रखने के लिए बीजेपी ने कृष्णा पासवान को भी मंत्री बनाया है। कृष्णा पासवान की पहचान जमीनी पकड़ वाले नेता की है। वो बतौर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम करते हुए विधानसभा तक पहुंची। उन्होंने योगी सरकार बनने से पहले भी विधानसभा चुनाव जीता था। कृष्णा पासवान फतेहपुर की खागा सीट से विधायक हैं। इस जिले में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। तब बीजेपी ने ओबीसी चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा था, मगर फतेहपुर के 30% एससी वोटरों को देखते हुए बीजेपी ने इस बार 27 से पहले नया दांव चला है। मैं हंसराज विश्वकर्मा। ऐसे ही उम्मीद की बदौलत हंसराज विश्वकर्मा को भी योगी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के तौर पर जगह दी गई है। हंसराज विश्वकर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेतों में गिना जाता है। हंसराज विश्वकर्मा वाराणसी के बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं। ओबीसी समाज के लिए हितों की बात रखते आए हैं। बूथ कार्यकर्ता से मंत्री पद तक का सफर तय किया है। हंसराज विश्वकर्मा ने राम मंदिर आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। रविंद्र जायसवाल और अनिल राजभर के बाद हंसराज विश्वकर्मा तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका वाराणसी लोकसभा सीट से कनेक्शन है और योगी मंत्रिमंडल का पार्ट है। पीडीए का तुष्टीकरण है, आप जानते हैं उसमें पीडीए में कौन कौन लोग हैं। ये तुष्टीकरण की नीति चलती है, सबको लेकर चलना है। सबको लेकर जब चलेंगे तभी राष्ट्र का निर्माण होगा, सभी सबका कल्याण होगा। नहीं वैसे कोई छाती भेद करेगा तो भारतीय जनता पार्टी कभी राष्ट्र के लिए काम करती है और सेवा के भाव से काम करती है। मैं अजीत सिंह। योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में दूसरा विस्तार हुआ तो अजीत पाल के लिए गुड न्यूज आई। अब तक राज्य मंत्री के तौर पर काम करने वाले अजीत पाल स्वतंत्र प्रभार के तौर पर राज्य मंत्री बनाए गए हैं, यानी उनका भी सोमेंद्र तोमर की तरह प्रमोशन हुआ है। अजीत पाल बघेल और पाल समुदाय में अच्छी पकड़ रखते हैं, जो कि कानपुर से लेकर बुंदेलखंड की कई सीटों पर निर्णायक हैं। उन्हें जमीन से जुड़े सहज और सुलभ नेता के रूप में
देखा जाता है। कानपुर इलाके की कई सीटों पर उनकी अच्छी बैठ है। उनके जरिए बीजेपी 2022 वाला दबदबा बनाए रखना चाहती है। हम उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए कृत संकल्प है। उत्तर प्रदेश विकास के पैमाने पर नंबर 1 पर आए और सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही, उद्देश्य के लिए हम सब काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार जो है हर स्तर पर उसकी कोशिश ये है कि प्रदेश में सर्वांगीण विकास हो और उसके लिए जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है निर्णय लिया जाता है। नए मंत्रियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हमारे नए मंत्री सरकार में और संगठन में एक मजबूत पिलर के रूप में साबित होंगे। अभी हम लोग इतिहास रच के बंगाल से हैं, हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में भी फिर इतिहास 2027 में बनाए। इस उद्देश्य से जो भी हो सकता है और क्योंकि सम्मान देना भारतीय जनता पार्टी का काम है और सबको साथ लेकर चलना हमारा, तो समय समय पर प्रक्रिया चलती है। नए मंत्रियों को शुभकामनाएं और मंत्री बनने के बाद आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाएं हैं। आदरणीय मोदी जी यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, वो गरीब तक पहुंचाना है, गरीबों को लाभ मिले, जिसका खुशहाली मिले। जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन, उसको जमीनी स्तर पर हकीकत के रूप में उसको परिवर्तन करना। खुश हैं पूरे पश्चिम से लेकर के पूर्वांचल तक के सभी हमारे जनता जनार्दन बहुत खुश है। निश्चित रूप से जिन लोगों को जिम्मेदारी और दायित्व मिल रहा है उनके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और निश्चित रूप से उस समाज के लोग भी आगे बढ़ चढ़ करके हमारा सहयोग करेंगे पार्टी का। योगी आदित्यनाथ किस तरह यूपी चुनाव में समीकरण साध रहे हैं उसे ऐसे भी समझिए। कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम योगी ने पूरी टीम के साथ कृष्णावतारम मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग देखी। इसके जरिए संदेश दिया, जिस यादव वोट के सहारे अखिलेश अपनी राजनीति करते हैं उस पर भी बीजेपी की नजर है। गौर करने वाली बात यह है कि यूपी की राजनीति के इस महत्वपूर्ण मौके पर अखिलेश यादव सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे। जहां सपा मुखिया ने टीम योगी के बढ़े हुए दायरे को एक फिल्म का हिस्सा भर बताया, हालांकि उसमें भी शुभकामनाएं नहीं बल्कि तंज था। क्योंकि सरकार विदाई का वक्त है, विदाई के वक्त के अवसर पर ये विस्तार हो रहा है, जिससे न तो प्रदेश के विकास पे कोई असर पड़ेगा, न भारतीय जनता पार्टी के वोटों पर कोई असर पड़ेगा। अखिलेश यादव बहुत तनाव में है। पहले तो योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता के बढ़े हुए ग्राफ ने उन्हें परेशान कर रखा था। अब बढ़ा हुआ मंत्रिमंडल उनके लिए कोड़ में खाज वाली स्थिति पैदा कर सकता है। तीसरी टेंशन कांग्रेस के खेमे से भी मिल रही है, जिसका मकसद ही मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचना है। इसी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए संगठन सृजन अभियान चलाया गया है, जिसके तहत 18 मई को कांग्रेस का सहारनपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। इमरान मसूद का दावा है कि ये मिशन 27 में उन्हें संजीवनी देगा। हालांकि क्या अखिलेश को भी चोट पहुंचाएगा, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। पूरे प्रदेश में हम लोग लगातार इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और ये मई में पूरे प्रदेश के अंदर हमारी लगभग 25-26 प्रस्तावित वो थे, जिसमें कुछ हो गई हैं और कुछ बाकी हैं, और ये पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है कार्यक्रम। संगठन सर्जन अभियान के बाद हम लोग 2027 की तैयारी के लिए इन कार्यक्रमों को लगा रहे हैं। कांग्रेस का अपना मिशन है और योगी का अपना प्लान। योगी आदित्यनाथ ने 27 के लिए टारगेट फिक्स कर लिया है, जो कि 300 से ज्यादा सीटों का है। उनका लक्ष्य एकदम क्लियर है, समाजवादी पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर रखना है। अब फोकस अखिलेश यादव पर है, वो योगी के जाति और क्षेत्रवार चले गए कैबिनेट विस्तार वाले फैक्टर से कैसे निपटेंगे। समाजवादी पार्टी की नई रणनीति के तहत प्लान बनाया है। जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएंगे, वहाँ चुनावी रैलियां और बड़े कार्यक्रम तभी होंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि संगठन के भीतर विवाद और असंतोष न झेलना पड़े। दावा है कि टिकट वितरण से पहले उम्मीदवारों के नाम पर रायशुमारी की जाएगी। शुरुआती फोकस उन 100 सीटों पर है जहां सपा लगातार 3 बार चुनाव हार चुकी है। हालांकि
क्या इस कमजोर कड़ी को अखिलेश अपनी मजबूती बना पाएंगे, इसे लेकर शक सुबह है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भगवा उदय के बाद उनके माथे पर ज्यादा ही बल पड़ गए हैं और फिर विजन इंडिया नाम की मुहिम पूरे प्रदेश में पहुंचने से पहले ही सपा में अजीब सी स्थिति हो गई है। एग्जाम्पल गाजीपुर से आया है, जहां एक कॉलेज के भवन का उद्घाटन अलंकार योजना के तहत किया गया, तो जमानिया से अखिलेश के विधायक ओम प्रकाश सिंह ने योगी सरकार की योजना के पुल बांध दिए। उत्तर प्रदेश सरकार में ये काम मुख्यमंत्री अलंकार योजना को मैं जितनी तारीफ की जाए कम है। कभी कोई सोचता ही नहीं था कि इस विद्यालय के भी जीर्णोद्धार होना चाहिए। 50-50, 60-60, 100 साल के लोग मकान बनवाए हैं, भवन बनाए हैं, न पंखा था न रहने की व्यवस्था थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के गठन के बाद अब देश की राजनीति में जितनी भी चालें चली जाएंगी, उनके कनेक्शन और मायने लखनऊ से भी निकाले जाएंगे, क्योंकि अगला विधानसभा चुनाव वहीं होना है। और जिस तरह की प्लानिंग बीजेपी बना रही है, वो अखिलेश के लिए वाकई खतरे की घंटी जैसा है। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।